हेलो दोस्तों, और स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज ना हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ऐसी दुनिया में उतरने वाले हैं जो सच में किसी ड्रामेटिक मूवी से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं कैनिज़ारो रिएक्शन की। इसको सिर्फ एक ड्राई केमिकल रिएक्शन मत समझिए, ये असल में एक सेल्फलेस सैक्रिफाइस यानी निस्वार्थ बलिदान की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। तो चलिए देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं जब आगे बढ़ने का कोई आसान रास्ता बचा ही ना हो, और कैसे एक मॉलिक्यूल का सैक्रिफाइस दूसरे के काम आता है। ट्रस्ट मी, ये प्रोसेस इतनी दिलचस्प है कि इसको समझना केमिस्ट्री के सबसे बढ़िया पजल्स सॉल्व करने जैसा फील होता है। सबसे पहले मिलिए हमारे नो टिकट स्क्वाड से। ये हैं फॉर्माल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड। अब पिछले कॉन्सेप्ट्स में हमने देखा था कि अगर किसी मॉलिक्यूल को एल्डोल मैचमेकिंग क्लब में एंट्री चाहिए तो अल्फा हाइड्रोजन का होना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। वो एक वीआईपी टिकट की तरह काम करता है। लेकिन अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स की केमिस्ट्री को गौर से देखा जाए तो इनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, जीरो। तो अब इनका क्या होगा? क्या ये एल्डोल क्लब से पूरी तरह रिजेक्ट हो जाते हैं? बिल्कुल। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि जिनके पास टिकट नहीं होती उनके लिए एक और स्पेशल क्लब है, और वही क्लब कैनिज़ारो रिएक्शन कहलाता है। यहाँ कन्वेंशनल रूल्स नहीं चलते, यहाँ की केमिस्ट्री एकदम अलग लेवल पर ऑपरेट करती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उस क्लासिक ट्रैप की बात जरूर करनी चाहिए जहाँ एग्जामिनर्स हर साल हजारों एस्पिरेंट्स को फंसाते हैं। एल्डोल और कैनिज़ारो के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस सिर्फ इनके रिएक्टेंट्स में नहीं होता, बल्कि इनके रिएजेंट्स में भी छुपा होता है। देखिए, एल्डोल रिएक्शंस ना हमेशा आराम से डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में हो जाते हैं, लेकिन कैनिज़ारो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्सेंट्रेटेड बेस चाहिए होता है। एग्जामिनर्स हमेशा इन्हीं कंडीशंस को मैनिपुलेट करके ट्रिकी सवाल पूछते हैं, इसलिए इस रूल को हमेशा दिमाग में लॉक कर लेना चाहिए। डाइल्यूट फॉर द ड्यूओ यानी एल्डोल और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर द कैनिज़ारो, ये एक लिटरल लाइफ सेविंग शॉर्टकट है। तो अब सवाल आता है कि आखिर बेस कितना कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए? 50%, 50। ये नंबर बहुत खास है दोस्तों, क्योंकि इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये आसानी से रिएक्शन शुरू नहीं करते। इनके कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करने के लिए एक ताकतवर बाउंसर की जरूरत होती है। इसलिए इंटेंसली हॉट कंडीशंस और एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड 50% अल्कलाई बेस जैसे NaOH या KOH का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इस मुश्किल मैकेनिज्म को फोर्स किया जा सके। तो जब भी एग्जाम में 50% NaOH दिखे ना, तो सीधा दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि बॉस, यहाँ कैनिज़ारो आने वाला है। अब आते हैं इस रिएक्शन की एक्चुअल कोर केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री की भाषा में इसे एक डिस्प्रपोर्शनेशन या रीडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। अगर इस प्रोसेस को समझा जाए तो पता चलेगा कि फॉर्माल्डिहाइड के दो एक जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन रिएक्शन के बाद दोनों का नसीब बिल्कुल अलग हो जाता है। एक मॉलिक्यूल लिटरली खुद को सैक्रिफाइस करता है, यानी ऑक्सीडाइज होकर एसिड सॉल्ट बन जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर अल्कोहल बन सके। यही वो निस्वार्थ बलिदान है जिसके बारे में हम शुरू में बात कर रहे थे। एक का नुकसान, दूसरे का फायदा, और दोनों मिलकर एक बेहतर और ज्यादा स्टेबल सिस्टम क्रिएट करते हैं। चलिए अब इस पूरी प्रोसेस को एक सिंपल 3 हिस्सों की कहानी में तोड़ते हैं, ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। स्टेप 1 में क्या होता है? ताकतवर हाइड्रोक्साइड आयन कार्बोनिल कार्बन पर सीधा अटैक करता है। क्योंकि चुराने के लिए यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो बस यही एक रास्ता बचता है। फिर आता है स्टेप 2, द हाइड्राइड ट्रांसफर। ये इस पूरे मैकेनिज्म का सबसे नाजुक और ड्रामेटिक पल है। यहाँ अटैक खाया हुआ मॉलिक्यूल अपना हाइड्राइड आयन यानी हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ढेर सारे आशीर्वाद के साथ दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देता है, और आखिर में स्टेप 3 में एक फास्ट एसिड बेस्ड प्रोटॉन एक्सचेंज होता है, जिससे मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होते हैं और हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। इस पूरे मैकेनिज्म में एक पॉइंट ऐसा है जो डायरेक्टली कंपेटिटिव रैंक्स को आसमान तक पहुंचा सकता है, और वो है ये रूल, द हाइड्राइड ट्रांसफर इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, यानी RDS। दोस्तों, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में पूरे हाइड्राइड आयन का जाना एक बहुत ही भारी और एनर्जी कंज्यूमिंग काम है, इसलिए ये इस पूरी रिएक्शन का सबसे धीमा यानी स्लोएस्ट स्टेप होता है। और केमिस्ट्री के बेसिक्स तो यही बताते हैं कि जो स्टेप सबसे धीमा होता है वही पूरी रिएक्शन का रेट और स्पीड डिसाइड करता है। इसलिए इस स्टेप को हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। ये पॉइंट तो हर जेई और नीट एस्पिरेंट को अपने नोट्स में परमानेंटली हाईलाइट कर लेना चाहिए। और अगर रेट और स्पीड की बात चल ही रही है तो इस रैंक बूस्टर काइनेटिक्स फॉर्मूला को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। जेई और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस एक लाइन से पूछे जाते हैं।
ये ध्यान देने वाली बात है कि ये एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। इसका मैथमेटिकल रेट बराबर होता है रेट कांस्टेंट k मल्टीप्लाइड बाय एल्डिहाइड की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर और बेस की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन में थोड़ा सा भी बदलाव आएगा ना, तो रिएक्शन की स्पीड पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये डायरेक्ट शॉर्टकट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एस्पिरेंट्स का बहुत कीमती वक्त बचाता है, सो मेक श्योर ये फॉर्मूला टिप्स पर हो। अब थोड़ा सोचा जाए, क्या होगा अगर दो अलग अलग नो टिकट एल्डिहाइड्स को एक ही बीकर में मिला दिया जाए? इसे क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ ना एक स्ट्रिक्ट हायरार्की यानी एक प्रॉपर रैंक सिस्टम चलता है। इस हायरार्की में फॉर्मल्डिहाइड एब्सोल्यूट बॉस है, क्योंकि वो साइज में सबसे छोटा और रिएक्टिविटी में सबसे आगे है, इसलिए सैक्रिफाइस हमेशा वही देता है। नो एक्सेप्शंस। फॉर्मल्डिहाइड हमेशा हर हाल में ऑक्सीडाइज होकर एसिड सॉल्ट बनाएगा, और जो दूसरा एल्डिहाइड होगा, चाहे वो बड़ा सा बेंज़ाल्डिहाइड ही क्यों ना हो, उसे मजबूरन रिड्यूस होकर अल्कोहल बनना पड़ेगा। ये रिएक्शन फ्लो हमेशा फिक्स्ड रहता है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा कुछ नया और सरप्राइजिंग देखने को मिल ही जाता है। क्या हो अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो कार्बोनिल ग्रुप्स हों, जैसे ग्लाइऑक्सिल के केस में होता है। यहाँ एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे पार्टनर को नहीं ढूंढता, बल्कि अपने ही अंदर एक हिस्सा ऑक्सीडाइज कर लेता है और दूसरा हिस्सा रिड्यूस कर देता है। इसे इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। मतलब एक ही मॉलिक्यूल अपनी पहचान को दो अलग फंक्शनल ग्रुप्स में बांट लेता है। एक तरफ सोडियम ग्लाइकोलेट का एसिड सॉल्ट बन जाता है और दूसरी तरफ एक अल्कोहल। ये नेचर का केमिकल बैलेंस बनाने का एक बेहद खूबसूरत और एफिशिएंट तरीका है ना? तो आज के इस एक्सप्लेनर को एक दिलचस्प टेस्ट के साथ खत्म करते हैं। जरा इस नए मॉलिक्यूल क्लोराल पर गौर किया जाए। इसके पास भी 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो स्ट्रक्चरल इंट्यूशन का आज का चैलेंज ये है, क्या क्लोराल सच में कैनिज़ारो रिएक्शन देगा या नहीं? एक छोटा सा लेकिन मजबूत हिंट देता हूं। Cl3- लीविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी पर विचार किया जाना चाहिए। अगर वो ग्रुप आसानी से लीव कर सकता है, तो क्या सबसे जरूरी हाइड्राइड ट्रांसफर हो पाएगा? इस पर थोड़ा एनालिटिकल दिमाग लगाइए और अपने आंसर्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। यही छोटी डिटेल्स एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट को टॉपर बनाती हैं। तो कीप थिंकिंग, कीप एनालाइजिंग और ऐसे ही केमिस्ट्री को बारीकी से समझते रहिए। आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक बटन दबाना एंड शेयर जरूर करना। ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करें केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड चैनल और फॉलो करें @केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड हब को। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।